Hello, and welcome to yet another engrossing podcast session where we celebrate the story of remarkable individual shaping our world. I am Rituparna, your host, and today we have with us a truly inspiring guest. Meet Debdani Saha, who was bestowed by the state government with the title of Best Farmer in Western Odisha's Sambalpur district. Mrs. Saha has not only mastered the art of farming but has also pioneered innovative concepts in agro-ecotourism, creating a sustainable and thriving ecosystem in her 55-acre farm. From an assistant professor to a housewife, then to an entrepreneur woman, how was the journey? It is little bit tough and exciting also. मैंने बहुत पढ़ाई में ही अपना ध्यान मैक्सिमम टाइम दिया है. जब तक पढ़ाई की, फिर आफ्टर मैरिज मेरे हस्बैंड भी सपोर्टिव थे मेरे लिए. तो पहले मैंने अपने फैमिली को प्रायोरिटी दिया. जब बच्चों को ध्यान देना था, फैमिली को ध्यान देना था, सो आई हैव डन ऑल द थिंग्स फॉर देम ओनली. जब मेरे बच्चे थोड़े बहुत बड़े हुए, देन आई हैव थिंक अबाउट माई सेल्फ. मैं अपने बारे में सोचने लगी. आई एम लिटिल बिट ग्रीडी अबाउट माई एम्बिशंस एंड ए हंगर फॉर दैट. वो एक भूख होती है ना, वही है मेरे लिए. तो मैंने इसलिए जो शादी से पहले जो मैंने अचीव किया था वो मैंने अपने स्टूडेंट्स लोग को दिया. आफ्टर दैट उसके बाद जो अचीव किया वो मैंने फैमिली को दिया. आफ्टर जो किया वो मैंने अपने लिए और सोसाइटी के लिए किया. फॉर जैसे मेरे से कुछ लोगों को सैलरी ओरिएंटेड उनके एम्प्लॉयमेंट मिल सके, जिनसे उनका डेवलपमेंट हो सके, जिसमें मेरा डेवलपमेंट हो सके, जिसमें मुझे अपनी खुशी मिलती है, जो कि एग्रीकल्चर है मोस्टली, और फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें मैं प्रोफेशनली बहुत ये रहती हूँ. और जैसे मैंने मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर ही अपना स्टडीज़ किया हुआ है, देन आई एम गो फॉर दैट एग्रीकल्चर ऑल्सो. आपके सफ़र में आपने एग्रीकल्चर को और फार्मेसी को दोनों को एक साथ लिंक कैसे किया? एक्चुअली मेन ये था, हमारे फार्मेसी मैंने मेडिसिनल लाइन में ही पढ़ा और मैंने प्लांटेशन ऊपर में ही किया. जैसे मैंने एक अनवांटेड वीड्स पे इक्वेटोरियल मोडरेटम बोलते हैं, जिसमें उड़िया में उसको पोकोसूंगा या फिर ऐसा कुछ बोला जाता है उस प्लांट. वो अनवांटेड वीड्स जो अमेरिकन प्लांट है, वो ब्रिटिश के टाइम से यहाँ के वीड्स में हम लोग के एग्रीकल्चर में वो स्प्रेड था, जिससे एग्रीकल्चर को हार्म होता था. तो मेरा रिसर्च वर्क था वो प्लांट के, वो मेडिसिनल प्लांट के ऊपर. तो मैंने उसके साथ साथ एग्रीकल्चर हार्मिंग को भी पढ़ा था उस समय. देन आई गो फॉर द एग्रीकल्चर. जब मैं इस एग्रीकल्चर लाइन में घुसी तो मेरा एक व्यू था कि कुछ मेडिसिनल डेवलपमेंट करूँ, कुछ न्यू प्लांटेशन डेवलप करूँ, कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट करूँ, जिससे लोगों को भी आज के डेट में क्या है, सब जो मैनिपुलेट होने लगा है, सब जो खाते हैं पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, दैट इज़ द थिंग्स आर देयर. तो मैंने, अगर हर लोग बिजनेस के बारे में सोचने लग गए कि खाली इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगेगा, तो ये एग्रीकल्चर में कौन जाएगा. तो मैंने इसलिए अपना जो क्वालिफिकेशन था, मेरा जो नॉलेज था, गिवन ऑल द थिंग्स ऑन दैट एग्रीकल्चर. आपने बहुत तरीके की फार्मिंग की हुई है, तो वो सस्टेनेबिलिटी को कैसे बढ़ावा दे रहे हैं? एक्चुअली इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने के बाद बहुत से, आजकल क्या हो रहा है, मेन लेबर प्रॉब्लम होने लगी कि हम लोग को लेबर फैसिलिटीज मिलती नहीं है. और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ना मैक्सिमम लोग ना आना नहीं चाहते हैं एग्रीकल्चर में. प्रोफेशनली लोग उसके जगह काम करने के लोग मिलना बहुत मुश्किल होता है. तो फॉर दैट ओनली आज के जो साइंटिफिकली एडवांटेज जो होने लगा है, न्यू मशीनरीज आ रहे हैं, बहुत से कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, जिससे जैसे गवर्नमेंट भी प्रोवाइड कर रहा है आपके, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चाहे एनिमल हस्बेंड्री हो, चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, एनीथिंग, दे आर गिविंग सो मच ऑफ थिंग्स. तो आपकी जो फैसिलिटीज हम लोग मिल रहे हैं, तो न्यू प्रोडक्टिविटी के साथ मैं उसी को इम्प्लीमेंट करती हूँ कि कौन सा न्यू मशीनरीज एडवांटेज आ रहा है, जिससे मैं अपना फैसिलिटीज गेन कर पाऊँ और लेबर एक्सपेंडिचर भी कम कर पाऊँ. अगर लेबर के लिए सस्टेनेबली हर जगह मिल जाए ना, तो इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती. पर आजकल की फैसिलिटीज को मैं गेन करती हूँ. तो न्यू मशीनरीज जैसे ड्रोन फैसिलिटीज, हार्वेस्टिंग फैसिलिटीज, जितने भी मशीनरीज आ रहे हैं मैं वो यूज करती हूँ. कौन कौन से क्रॉपिंग मेथड्स यूज कर रहे हैं?
बहुत से हैं जो कि आर्टिफिशियल ट्रेडिशनल यूज़ में भी चलता है, जैसे लिफ्ट इरिगेशन में हम लोग का आज भी पैडी फील्डिंग में चल रहा है। यहाँ डबल क्रॉपिंग होता है नॉर्मली हमारे यहाँ पे, और उसमें हार्वेस्टिंग मशीन्स जो कि यूज़ होते हैं वो हाई क्वालिटी के मशीन्स, ट्रैक्टर्स, और जो एनिमल हस्बेंड्री के लिए जैसे एनिमल्स के लिए फोडर के लिए उसके इक्विपमेंट्स, वो सब मैं बिल्ड की हूँ। उसके अलावा मैंने ऐसे ड्रोन्स भी आई एम MD ऑफ दैट। मैं अपना एक है कंपनी बनाई हूँ जहाँ पे मैं ड्रोन प्रोडक्शन के ऊपर में थोड़ा अभी ध्यान दे रही हूँ कि मैं ड्रोन डेवलप करूँ, और उड़ीसा में हो, ऑल ओवर इंडिया में हो, मैं वो फैसिलिटीज़ दे पाऊँ लोगों को। वो ड्रोन से क्या होगा कि हम लोग स्मॉल एरिया नहीं, लॉन्ग जैसे 100 एकर्स के लिए हम लोग को इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स देना, या फिर इरिगेशन करवाना, या फिर फर्टिलाइजर स्प्रेड करवाने के लिए, तो वो मशीन वो ड्रोन ही करते हैं। मेरे पास अभी भी वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, मैं वो करती हूँ उसमें। अदर देन दैट आई एम गिविंग ऑन टू द पीपल ऑल्सो, जो मुझसे मांगते हैं कि हाँ नहीं मुझे ये बोल के, तो मैं अवेल हेल्प देती हूँ। कभी कभी रेंट्स में भी मैं देती हूँ, ऐसा नहीं है, तो मैं उसको अवेल करती हूँ। तो आजकल बहुत सी फैसिलिटीज़ होने लगे हैं इसके लिए। आप जैसे आपकी 55 एकड़ लैंड में आप जो क्रॉपिंग करते हैं वो क्या क्या किस में क्रॉपिंग? मैंने ना इसको बेटा बहुत ही में डिवाइड किया हुआ है। इट्स अ लॉन्ग थिंग। एक्चुअली मैंने इसको इको टूरिज्म में फर्स्ट लिया है कि लोगों को इको सिस्टम मिले, एनवायरमेंटल सिस्टम, कि उन लोग एक आजकल के टफ वर्क से उन लोग निकल के आए और थोड़ा रिलैक्स होके जाए कि ना सो मच प्लांट्स आर देयर, एवरीथिंग इज देयर। तो मैंने कुछ एनिमल्स के रखे हैं, कुछ प्लांटेशन किए हुए हैं। जैसे प्लांटेशन में मैंने 500 अराउंड मैंगो ट्रीज रखे हैं, लेमन ट्रीज 200, कोकोनट 300 के आसपास है, गुआवा है 400 के आसपास है। फिर उसके अलावा सैंडलवुड, रुद्राक्ष, एक्सोटिक फ्रूट्स भी रखे हैं, आवाकाडो रखी हूँ, बेरी रखी हूँ, और ग्रेप्स रखी हूँ, और बहुत सी वेराइटीज़ के फ्रूट्स। ऐसा नहीं है, ऑलमोस्ट आई हैव ऑलमोस्ट 30 वेराइटीज़ फ्रूट्स के हैं मेरे पास। एप्पल बेर है, बहुत सारी चीज़ मैं रखी हूँ। उसको वो मैं डिफरेंट एरिया वाइज उनको डिवाइड कर रखी हूँ। उसके अलावा मैंने अभी भी मेरे पास प्रेजेंट 100 काउस के आसपास है, 99 काउस हैं, जिसमें मेरा मिल्क यील्डिंग अच्छा है। और वेराइटीज़ जिसमें कांकरेज, गीर, साहिवाल, हॉल्स्ट्रीन और मुल्तानी, पाकिस्तान से मुल्तानी काऊ, ये सब वर्ग वेराइटीज़ के काउस भी रखी हूँ, और मतलब वेराइटीज़ भी कर रही हूँ, और उनसे मतलब प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाई हूँ बहुत। मिल्किंग भी बहुत होता है, ऑलमोस्ट पर डे 200 लीटर्स के पास मिल्क होता है, जिससे मैं मार्केट में शेयर करके उनका फूड और मेरा ये क्रॉपिंग्स का मैं ये ध्यान देती हूँ। उसके अलावा मेरे पास एमोज है, इंडियन एमो जिसका मैं खुद पर्सनली मतलब लोगों को लेके मैं पूरा उसको फैसिलिटीज़ किया हुआ है। जैसे इंक्यूबेटर में उनका एग्स को उनको मतलब फर्टिलाइज्ड एग जो होते हैं वो इंक्यूबेटर में डाल के बच्चे ब्रीडिंग करवाते हैं। वो भी ऑलमोस्ट एक 10,000 के आसपास एक बच्चा सेल होता है। तो ये प्रोविज़न भी रखी हूँ कि बच्चे आए बाहर से एक्सकर्सन के लिए आते हैं, स्कूल्स में भेजते हैं उन लोग को, तो हम लोग आए, हम लोग देखें कि कैसे हम लोग स्टेलाइज कंडीशन मेंटेन करते हैं। बच्चे आए वो देखें कि एक को पहले कैसे साल में एमो 40 एग्स देते हैं, वो वन टाइम उनका एक, तो वो चीज़ क्या है, वो एक को कैसे स्टेलाइज करना है, कैसे इंक्यूबेटर मशीन में रखना है, कितना डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना है, हम लोग प्रोडक्टिविटी कैसे निकालते हैं, वो प्रोसेसर है। वो मेरे साल में उसको मैं सेल करती हूँ। उसके अलावा ऑस्ट्रिच है। ऑस्ट्रिच ऑलमोस्ट मेरे लिए टफ रहा है बहुत, क्योंकि मैं इसको पहले इसको एग्जिस्ट करवा नहीं पाई। फिर आई हैव टू सेंड ए पर्सन फॉर द ट्रेनिंग। वो ट्रेनिंग में गया, फिर उसके बाद वो जाने के बाद वो वहाँ से ट्रेन होके आए। आफ्टर दैट अभी हम लोग उसको इंक्यूबेटर में वी आर सक्सेसफुल फॉर दैट। तो ऑलमोस्ट मेरे पास अभी भी 100 के आसपास, 100 मोर देन 100 ऑस्ट्रिच हैं अभी भी। और ऑस्ट्रिच अभी भी मार्केट में ऑस्ट्रिच के बेबी 70,000 to 80,000 जाते हैं, और बड़े ऑस्ट्रिच ऑलमोस्ट 3.5 लाख तक भी जाता है। तो इफ आई विल सेल फॉर दैट इट विल गुड फॉर मी। ये अभी हम लोग थोड़ा बहुत सेल्स शुरू किए हैं। अब जैसे मुझे बाहर से इसका इंपोर्ट के लिए भी और एक्सपोर्ट के लिए भी मुझे कॉल आते हैं, बहरीन से, थाईलैंड से और दुबई से मेरे लिए इसको फ्रिक्वेंटली आते हैं। एज आई एम अप्लाइंग फॉर द लाइसेंस फॉर एक्सोटिक बर्ड, सो मैंने अब तक इसको एक्सपोर्ट किया नहीं है। फॉर इन फ्यूचर आई विल डू फॉर दिस। मैंने अप्लाई किया हुआ है ताकि और इसके अलावा बाकी वेराइटीज़ ऑफ गोट्स और
कुछ इक्वानास, लोगों को एंजॉय के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए जो जो चाहिए मैंने वो पार्ट उसको किया हुआ है प्लांटेशन के वही साथ। 55 एकड़ लैंड में ही ये हाँ, सब। ये ऑलमोस्ट बेटा ये 12 to 15 एकर्स में ये आ जाते हैं। 20 एकर्स मेरे पैडी फील्ड है, 20 to 22 एकर्स मेरे पैडी फील्ड है। उसके अलावा ये 10-15 एकड़ में आते हैं, और बाकी जो एरियाज है मैंने उसको रखा हुआ है कि इन फ्यूचर, क्योंकि लोगों आएंगे तो उनको कुछ रहने के लिए देना है, तो मैं वहाँ पे कुछ कॉटेजेस बनवा रही हूँ जिसमें लोग आए, नाइट स्पेंड करें, दे विल गेट ए विलेज लुक, और उनको एक रिलैक्सेशन, लाइट ऑफ दिन भर के काम से थकान होके उनको वहाँ पे एक गुड लाइफ ले तो इसका लोकेशन क्या है? अभी प्रेजेंट संबलपुर में, ये सिंदूर बाग से आगे केन घाटी बोल की जगह है, और श्री राम वाटिका मेरे फार्म हाउस का नाम है, श्री राम वाटिका। तो वहाँ भी उसका कॉटेज बनना शुरू हो रहा है, चल रहा है कंटिन्यू। और ये ना एक्चुअली इको टूरिज्म जो मेरे माइंड सेटअप में आया था वो MKY अंडर में मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना में ये आया था एक्चुअली। जब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं सोची, फिर हम लोग को वहाँ पे क्या है सब्सिडी स्कीम भी मिलता है जो कि 50% रूरल लेडीज लोग के लिए। तो मेरा ये 2 करोड़ का एक प्रोजेक्ट था, तो मैंने इसको स्टार्टअप किया है और लगभग आई हैव कवर्ड 90% ऑलमोस्ट, और बाकी जो है वो मेरे सेल्फ फेस से लिखी है, मतलब हमारे गवर्नमेंट के हेल्प के अलावा बाकी सब मैं खुद। कॉटेजेस कब तक बन जाएंगे एंड रेडी होंगे जब लोग उधर जाके उसको देख पाएंगे? लोगों को देखने के लिए अभी भी मैंने अलाउ किया, आई हैव नॉट टेकन ए सिंगल पाई फॉर दैट। मैं लोगों को देखने के लिए उन लोगों को मैं ओपन अभी भी छोड़ूंगी, कोई आए, विजिटर्स आए, दे कैन एंजॉय ऑल द थिंग्स। अभी ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन मैंने वहाँ रखा नहीं। आफ्टर अभी कॉटेज बनना शुरू है, इट विल टेक ऑलमोस्ट 5 to 6 months फॉर रेडी अप टू डेट होने के लिए। आप एक बार पकड़ लीजिए, 6 महीने से 1 साल के अंदर आई विल प्रोवाइड ऑल द थिंग्स, हो जाएगा तब तक। This would be a very great initiative. आपने जो ये टूरिज्म एंड आपका जितना भी क्रिएटिव माइंड है सब एक ही साथ उसको इम्प्लीमेंट किया है, तो उसका आइडिया आपको कहाँ से आया? आइडिया एक्चुअली मैं थोड़ा मतलब रिजर्व रहती हूँ और मैं नेचर बहुत पसंद करती हूँ, नेचर वाइज रहना। और प्लांटेशन का तो पहले से ही शौक था, तो मेरे हस्बैंड ने मेरे को बहुत हेल्प किया, बिकॉज मेरे लिए वो एक पावर है सच्ची बताऊँ तो। वो मुझे इतना, वो मेरा जो था अंदर में कि मैं एनिमल शौकीन हूँ, प्लांटेशन की शौकीन हूँ, तो मैं चाहती थी तो मुझे बोले गो फॉर दैट जो तुम्हें पसंद है। तो मैंने जब ये ऑप्शन देखा कि नेट में सर्च किया था, तो मुझे जब पता चला कि MKY अंडर में से मुख्यमंत्री कृषि योजना हो रहा है, इको टूरिज्म सैंक्शन होता है, लोगों के पास तो जगह, ये मेरे पास अच्छा खासा जगह था, तो मैं सोची कि व्हाई डोंट आई डू दिस। मुझे अच्छा भी लगा कि इसमें बहुत फैसिलिटीज़ भी हैं, और मेन थिंग क्या है कि आजकल इतना पॉल्यूशन होने लगा है कि प्लांटेशन लोग करना लगभग कम हो गया है, तोड़े काटे ही जा रहे, तो मैं कुछ जोड़ लूँ, यही बोले तो कुछ जोड़ लूँ, और ऐसा कुछ नहीं है, बस यही सोची कि मैं ही कुछ आगे बढ़ के कर लूँ इस चीज़ पे। और यही एक चीज़ है कि अगर सारे इंडस्ट्रियलाइजेशन पे रहने लगेंगे तो हम नेक्स्ट जनरेशन को क्या देंगे। नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी तो उनको एग्रीकल्चर के बारे में पता रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग का जो इको सिस्टम है वो तो भी प्लांटेशन ऊपर डिपेंड है ना, वो लोग डिपेंड है उस पर। तो अगर प्लांटेशन नहीं होगा तो कैसे चलेगा। तो कुछ एरियाज में अर्बन सिटीज़ हो चाहे गाँव में तो फिर भी मिल जाएंगे, पर अर्बन एरियाज सिटीज़ एरिया में देयर इज नेसेसरी टू हैव ए इको टूरिज्म फॉर दिस। और यहाँ इको टूरिज्म बहुत नेसेसरी है मेरे हिसाब से लगता है, जो मेरा थिंकिंग है, तो मैं इसलिए इसमें घुसी। एग्रो टूरिज्म इज ए यूनिक कॉन्सेप्ट, तो आपका इसको लेके आगे क्या प्लानिंग है? एक्चुअली एग्रो इको टूरिज्म यहाँ पे 3 चीज़ है, एक वो इकोसिस्टम, एक टूरिज्म और एक एग्रीकल्चर, 3 चीज़ आते हैं। यहाँ पे तीनों को लिंक करके रखना है और उसमें टूरिज्म डेवलपमेंट करना है। संबलपुर जैसा जगह है, हम समलई माँ की कृपा से समलई मंदिर, तो वैसे आजकल बहुत से टूरिस्ट आते हैं, हमको भी नॉलेज है,
नियर अबाउट एशिया का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट डैम है, हीराकुद के लिए आते हैं। यहाँ काफ़ी घूमने वाली जगह है, पर मैं चाहती थी कि ऐसा इको टूरिज्म ये बने जिसमें लोग आए, देखें कि क्या चीज़ है, उनको भी एक रिफ्रेशमेंट मिले, घूम फिर के वहाँ पे जाके वो स्टे करें, उनको कुछ नया चीज़ मिले। तो मैं चाहती थी, तो इसी वजह से मैंने वहाँ पे कुछ प्लानिंग कर रखा है, जैसे कॉटेज के साथ विजिटर्स लोग के लिए हॉर्स ट्रेनिंग का, ये जो हॉर्स राइडिंग के लिए फैसिलिटीज़ दी हूँ, बाइसाइकिल राइडिंग उनके लिए दी हूँ, उसमें मेडिसिनल प्लांट्स का ऑर्गेनाइज करूँगी, डिसाइड की हूँ, और एक बटरफ्लाई गार्डन, जो कि प्लानिंग है, धीरे धीरे वो चीज़ होगा, आई विल डू, मैं तो ट्राई करूँगी। इसमें बहुत से फैसिलिटीज़, कैमल राइडिंग है, और एनिमल्स को जैसे बच्चे देखें आए, स्विमिंग पूल एक रहेगा बच्चे इसमें, और इसके अलावा ये नॉर्मल डेज में भी जैसे कि हॉर्स राइडिंग स्कूल प्लानिंग की हूँ, और स्विमिंग बच्चे सीखना चाहें तो वो प्लानिंग की हूँ। बहुत सारी चीज़ मैं रखी हुई हूँ इसमें कि करने के लिए। दैट्स ग्रेट। ये और भी है उसमें बोटिंग क्लब्स के लिए, थोड़ा एक मेरा ऑलरेडी पॉन्ड बड़ा सा है बोटिंग के लिए, फिशिंग फैसिलिटीज़ बच्चों के लिए कि उन लोग एंटरटेनमेंट करें, खुद फिश करें, और एक भी प्लानिंग की हूँ कि दे विल गेट द नेचुरल फूड, कि वेजिटेबल वहाँ से हम लोग तोड़े और वही चीज़ उन लोग जाए, वहाँ खाना बनेगा वही खाएं। वो सब प्लानिंग है कि दे विल गेट द नेचुरल थिंग फ्रॉम देयर। वो देखो, वी आर ईगरली वेटिंग फॉर दैट। As you have won the title, the best farmer of the year in Sambalpur district, so it was given by the state government. So, what advice would you like to give to the women who are aspiring to join farming? I am happy that government select me for this award. I'm happy for that. Actually, these all are achievements of my work. I think I always give the things to my worker only. But as a woman entrepreneur, I have I think five to six things are very necessary for your success, for women or for the farmers in any cases. First one is think about yourself first. Be confident on you. I have to do. I think fail, then it must be a phenoxy. It's my principle. कि एक ना एक दिन आप जीतेंगे, तो आपको मेहनत करना है, मुझे पीछे क्यों खिसकना है। और जब गवर्नमेंट हम लोग को फैसिलिटीज बहुत सी अवॉइड कर रही है, टेक दैट थिंग, पहला। दूसरा चीज़, तीसरा थिंग ये है कि अपनी जिस चीज़ के लिए सोच रहे हो उसमें आप घुस के रहो, तभी जाके होगा। नहीं आज मैं शुरू कर दी और ये वो होता रहेगा, दैट इज नॉट द थिंग। यू हैव टू ग्रीडी फॉर दैट, यू हैव टू हंगर फॉर दैट, कि नहीं मुझे इसको कंप्लीट करना है, मुझे कुछ करना है। आज के लेडीज में ये चीज़ की कमी बहुत हो गई है। मैं तो यही सोचती हूँ, जब तक वो लोग अपने बारे में थोड़ा बहुत नहीं सोचेंगे तो नहीं हो। हाँ, और एक चीज़ है, अपने सराउंडिंग में ऐसे पर्सन्स रखो, दे विल बी सपोर्ट फॉर यू, कि आप पीछे घूमो तो वो आपके साथ हो। ये बहुत ज़रूरी है। फॉर दैट पहला चीज़ मैं यही बोलती हूँ कि पहले अपना कैरियर सेटअप करो, एनी एज, दैट नॉट ए रिक्वायरमेंट कि आप एक टीनेज से शुरू करोगे। देयर इज नो एज बैरियर फॉर द एनी लेडी टू बी ए अचीवर। वो किसी मूवमेंट में अपना अचीवमेंट शुरू कर सकते हैं। जो चीज़ लड़कों में कैपेसिटी है वो चीज़ लड़कियों में भी है, वो चीज़ मैन में भी है, वो चीज़ वुमेन में भी है। तो यू हैव टू स्टार्ट फॉर एवर। आपको शुरू करना ही है तो करना पड़ेगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़, बी ए बोल्ड होके रहो, नहीं मुझे करना है। थर्ड थिंग इज बी ए ग्रीडी फॉर दैट। अपने लिए लालच रखो, मुझे इसे करके दिखाना है, मुझे इम्प्रूव करना है। और मैं वही बोली कि वंस फेल हो गए, सेकंड फेल हो गए, पर वन टाइम यू हैव टू बी ए फिनॉक्स। एक ना एक दिन उसमें जीत आपको मिलेगी, क्योंकि हम लोग पहले भी वही सोचे हैं कि सक्सेस स्टोरी इसी से शुरू होती है। कि मैं भी हारी हुई, ऐसा नहीं कि मैं पूरा विनर होकर पैदा हुई थी, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे स्टेप अप करना पड़ता है लाइफ में। दिस इज द मेन थिंग। थर्ड थिंग इज कि अपने बेस को कभी नहीं भूलना, कि आप कहाँ से शुरू किए थे। जब अचीवमेंट हो जाए, कहाँ से शुरू किए थे, वो बेस को कभी नहीं भूलना। जब तक वो बेस को नहीं भूलोगे ना, तब तक यू आर अ लीडर। मैं तो यही सोचती हूँ, मेरी थिंकिंग है। तो वुमेन को पहले अपने आप पे ट्रस्ट रखो। फार्मिंग इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर ऑल्सो, और गवर्नमेंट की फैसिलिटीज भी बहुत है। अगर ऑल दैट थिंग्स, मनी इज द मेन क्राइटेरिया मे बी, बट ऑप्शन फ्रॉम दैट
गवर्नमेंट इज गिविंग ऑल द फैसिलिटीज टू वुमेन्स ऑल्सो। और आजकल की जो फार्मर्स हैं, मैं उनको भी बोलती हूँ कि इतनी फैसिलिटीज़ हो गई हैं गवर्नमेंट के तरफ से और इतनी मशीनरीज निकल चुकी हैं कि यू कैन डू ए ग्रेट थिंग फॉर दैट। आप लीज में ज़मीन ले सकते हो, उसी में प्रोडक्टिविटी कर सकते हो, उसी में आप स्प्रेड कर सकते हो अपना बिजनेस। के लिए कोई ज़रूरत नहीं किसी की मोहताज होने की, किसी के अंडर में रह के काम करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपना सेल्फ शुरू करो, हो सकता है हर चीज़ में प्रमोट करो अपने आप को, वो होगा एक ना एक दिन। यू हैव टू डू। दिस इज़ रियली इंस्पायरिंग। कहीं ना कहीं ये मुझे भी बहुत मोटिवेट कर रहा है। आपके लिए रिवॉर्ड ज़्यादा मैटर करता है या स्माइल ऑन योर वर्कर्स फेस? मैं पहले भी बोली हूँ कि मैं थोड़ा जान पूछ के सामने नहीं होती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा अजीब लगता है कि आई डोंट नो कि एग्जैक्टली आई हैव टू फेस द पीपल, हाउ क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, ये सोचती हूँ। पर मोर ओवर दैट मैं हरदम ये चीज़ ना अपने वर्कर्स को ही देती हूँ, राइट? क्योंकि मैं करती हूँ, मैं पर्सनली भी बहुत सारी चीज़ करती हूँ। वहाँ जाके देखती हूँ, मैं खुद ज़रूरत पड़ने पे अपने काजलों को खुद भी नहलाती हूँ, ऐसा नहीं है। मेरा एक शौक है वो सब चीज़, एनिमल्स लोग को नहलाना, उन लोगों को काम के साथ करना। मैं आज से फ्रेंडली उनके साथ रहती हूँ। दे आर वेटिंग फॉर मी। मेरे वर्कर्स तो मेरा इंतज़ार करते हैं कि कब आएगी भाभी, ऐसा बोलते हैं कि दे आर वेटिंग फॉर मी। तो इट्स अ गुड थिंग कि मैं ये भी जो अचीवमेंट्स गेन करती हूँ, ऑल ऑफ मैं क्रेडिट तो अपने वर्कर्स को ही दूँगी कि उनकी वजह से आज मैं, क्योंकि उनका हेल्प ही नहीं होता। मैं बोली हूँ पहले भी कि आपके सराउंडिंग में जो है, अगर वो अच्छी नहीं होंगे ना, तभी कोई चीज़ अच्छा नहीं हो सकता। दे आर गुड, सो आई एम गुड। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को या फिर वुमेन्स को या फिर जो भी बच्चे अपना स्टडीज़ कर रहे हैं, कुछ बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? As being a lecturer, assistant professor, as a housewife, as a entrepreneur? ये तो सच है कि बहुत से प्रोफेशनली बहुत से लाइन्स हैं। बच्चे अपने ऊपर चॉइस करने पर डिपेंड करता है, और यही रहता है कि जो बच्चे इस प्रोफेशन में भी आना चाहते हैं, मैं यही बोलूँगी दिस इज़ ऑल्सो ए वेरी गुड रूट, जो कि आजकल OUT के थ्रू से हो रहा है। जो यूनिवर्सिटीज़, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, दे आर गिविंग सो मच फैसिलिटीज़। वहाँ पे उन लोग की पढ़ाई आजकल के लेवल में इतनी हाई क्लास हो गई है कि यू कैन डू एनीथिंग। हम लोग के टाइम से बेटर होने लगा। हाँ, मैं प्रोफेशनली मेडिसिन रिलेटेड थी, सो आई गो फॉर दिस। नाउअडेज आई एम यूजिंग द इंटरनेट फॉर दैट। इंटरनेट यूज़ करती हूँ और मैं उस चीज़ को गेन करती हूँ। इफ द स्टूडेंट विल डू दिस थिंग, they will give by step by step. They will take some time for that. They gain the knowledge from that. उनके लिए प्रोफेशनल कोर्स होगा। मैंने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया नहीं। अगर वो प्रोफेशनली कोर्स में ये इन्वॉल्व होके आएंगे, they will get a better opportunity. उनको और फैसिलिटीज़ मिलेगी। तो मैं हरदम तो यही एडवाइस करूँगी कि आप अगर अपने प्रोफेशन को पहले आप चूज करो कि व्हाट यू हैव टू डू। आपको क्या बनना है, ये आपको भी सोचना है। अगर आपको लगता है कि हाँ कि ये प्रोफेशन अच्छा है, अगर मेरा जो प्रोफेशन मैं अभी सोच रही हूँ, अगर उनको लगता है ये चीज़ अच्छा है, देन मैं उनको बोलती हूँ दे आर ए वास्ट एनवायरनमेंट फॉर यू। वो है बहुत से, और हमारा इंडिया जो है वो कृषि प्रधान देश है। हम लोग पहले से एक टाइप की कृषक ही है, और मैं कृषक रहना भी खुश हूँ, और मैं चाहती भी हूँ कि मेरे हाथ से अनाज उगे, लोगों के मुँह तक जाए। सो इट्स ए ग्रेट थिंग फॉर मी कि मेरे वजह से 10 लोगों का पेट भी भरे। तो अगर कोई बच्चा चाहे इस प्रोफेशन में, तो मैं उनको ये करूँगी, उनके लिए भी बहुत से अचीवमेंट्स, बहुत सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। अपनी सुनो, अपने बारे में सोचो पहले कि क्या करना है। पहले अपने आप को पहले कुछ बनाओ कि अगर आपको ये प्रोफेशन में जाना है, थिंक अबाउट इज दिस, और प्रोफेशनली आप जाओ, मतलब पढ़ाई करो इस रिलेटेड। आजकल तो गवर्नमेंट दे रहा है साइंस में, करना चाहिए उनको। अगर बाकी रहे जो लिसनर्स हैं हमारे, जो नॉर्मली डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं, तो मैं लिसनर्स को बोलूँगी आप लोग एक बार आओ हमारे वहाँ इको एजुकेशन, जो कि लगभग 1-1.5 साल में पूरा सब कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग आओ,
देखो, अगर आपको खुशी होती है तो अपने आप पता चलेगा कि एक्चुअल नेचुरल ब्यूटी क्या होती है। नेचुरल ब्यूटी में रहेंगे तो अपने आप माइंड रिलैक्स रहता है। माइंड रिलैक्स रहेगा तो कोई भी डाइवर्सिटी नहीं आएगी इधर उधर मन भी नहीं जाएगा और इट विल फील गुड, चाहे जो भी हो। और बाकी रहे हमारे फार्मर्स को मैं बोलती हूँ कि आप एक ही चीज़ है जो कि फ्रैंकली एक है कि आप नए ज़माने को एक्सेप्ट करो। आजकल क्या होता है ना, जनरेशन चेंज हो रहे हैं। हमारे पापा मम्मी के टाइम में जो था उससे बेटर हम लोग हुए, हमारे से बेटर आप लोग हो गए। तो उससे वही चीज़ है कि आप जनरेशन वाइज एक्सेप्ट द मॉडर्नाइजेशन, नथिंग टू वरीड अबाउट ऑल दिस कि नहीं मॉडर्नाइजेशन आ गया, बच्चे ऐसे हो गए वैसे हो गए, दैट इज नॉट इट। मैं बोलती हूँ आप उस मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट करो। जो फैसिलिटीज आ रहे हैं, जो मशीनरीज आ रहे हैं, और आजकल तो हो गया उससे आप EMI पर्पस में EMI ला सकते हो, तो डू दैट थिंग। और वो ट्रेडिशनल में उतना घुस के रहना जिसमें प्रोडक्टिविटी भी कम होती है। आजकल के क्या है ना, मॉडर्नाइजेशन में प्रोडक्टिविटी भी बढ़ने लगी है। तो आप ना जनरेशन के साथ चलोगे तो देन क्या होता है ना, आपका एक्सपीरियंस और बच्चों का साथ, इट विल मेक इट ग्रेट थिंग। नए जनरेशन का साथ, आपका एक्सपीरियंस, जो ट्रेडिशनल एक्सपीरियंस, इट मेक्स मी बेटर। मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर इन लॉ, मेरे मदर इन लॉ मुझे एडवाइस करते हैं, वो मुझे बताते हैं बेटा ये है वो है। आई एम फ्रैंकली हियरिंग ऑल द थिंग्स। मैं उनसे सुनती हूँ कि वो लोग क्या बताते हैं। मेरे पापा मम्मी से सुनती हूँ, मेरे सास ससुर जो है, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मुझे फादर इन लॉ ऑफ कोर्स ही इज अ ग्रेट गाइड फॉर मी। वो तो मुझे पूरा गाइड करते हैं कि बेटा आप ये करो, वो करो। तो मैं वही बोलती हूँ कि डू वन थिंग इज बेटर, कि आप नए जमाने के साथ चलो। नया जमाना भी बहुत अच्छा है। डोंट थिंक कि बच्चे बिगड़ गए, ये हो गए, वो गए, कि जनरेशन खराब होने लगा। दैट्स नॉट अ थिंग। आप चाहोगे तो वो ठीक हो जाएगा। तो आजकल के फार्मर्स हो, चाहे एंटरप्रेन्योर्स हो, चाहे वुमेन हो, चाहे लिसनर हो, मॉडर्नाइजेशन के साथ चलो और अपने इकोसिस्टम को लेके चलो। एनवायरमेंट डेवलपमेंट जो कि बहुत ज़रूरी है कि हमारे एनवायरमेंट में हमको नेक्स्ट जनरेशन के लिए सफिशिएंट ऑक्सीजन, सफिशिएंट पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट और लोगों के लिए अच्छा रहन सहन और गुड क्वालिटी ऑफ फूड जो कि नेसेसिटी है। खाना पहनना रहना ये तो मेन पार्ट है ना, बाकी कमाना वाना दूसरी बात आ जाता है। तो इसमें आप ध्यान दो, पहला चीज़ यही है। तो आप मेक श्योर कि आप मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट करके इकोसिस्टम को मेंटेन करो, यही। और एग्रीकल्चर इज द बेस्ट थिंग फॉर दैट। That's great. Thank you, ma'am, for joining with us. We really had a great time with you, and this is the most inspiring story. Thank you so much. Thanks a lot. A pleasure to have you also. Thank you. That's all for today. We will come with more such inspiring stories. Until then, keep watching OTV English and do not forget to subscribe to our channel.